सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आप 11 से 12 में हो, मीन्स 11 से आप 12 में ट्रांजिशन करने वाले हो, जो 11 की नीट और जेईई एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। एंड नॉट ओनली देम, जो अभी 12 में है पर उनका 11 में बैकलॉग है या फिर 11 वीक है, उनके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर, मीन्स ये मेरा वीडियो, राइट। तो मैं ऐसे ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मीन्स 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर 12 में जाओगे भी तो इनके एप्लीकेशन बहुत लगेंगे, राइट। करते फिजिक्स से, तो फिजिक्स मतलब ही आप सबके मन में एक ही चीज़ आना चाहिए, फिजिक्स इक्वल टू मैकेनिक्स, राइट। जिसका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है उसका पूरा फिजिक्स तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। फिजिक्स में मैकेनिक्स के अलावा है क्या चीज़, राइट। तो आप अभी बोलोगे भाई ये तो थर्मोडाइनमिक्स है, वो है, फिर इलेक्ट्रो मीन्स एसएचएम है, वेव्स है। तो मैं एक एडवाइस देने वाला हूँ, अगर आपका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है ना तो 11 के जो वीक टॉपिक्स, अगर आपके वेव्स वीक है या फिर फ्लूइड वीक है या फिर एसएचएम या फिर ग्रेविटेशन, ऐसा कोई चैप्टर वीक है, तो आप ये 12 में एनफ टाइम है कि वो कभी भी आप निपटा सकते हो। वो इतना हेवी चैप्टर नहीं है। वेव्स आप अगर आपका बैकलॉग है आप 2 दिन में कवर अप कर सकते हो। हाँ, मैंने भी किया था, मेरा भी वेव्स का बैकलॉग था, फिर फ्लूइड्स का बैकलॉग था, मैंने 2 दिन 3 दिन में कवर कर लिया। पर मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। अब आप समझोगे कैसे कि मैकेनिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग है या फिर मैकेनिक्स मेरा वीक है, राइट। तो इसका सबसे अच्छे इंडिकेशन क्या है पता है, जो रोटेशन नाम का चैप्टर है ना, वो उसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपका पहला सिम्टम है कि आपका मैकेनिक्स बहुत वीक है। अगर मैकेनिक्स वीक है तो रोटेशन आपको एकदम इंडिकेट कर देगा कि भाई तुम्हारा मैकेनिक्स वीक है, इसलिए तुम मुझे नहीं कर पा रहे, राइट। तो मेरा जो क्रैश कोर्स था ना, जो रिसेंटली, तो जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने काउंसिल किया है या फिर दिखाया है, तो सब में एक ही कॉमन चीज़ है, सबका 11 तो बाकी टॉपिक तो अच्छा था पर उनका रोटेशन बहुत वीक था। तो मैंने जब उन लोगों को एनालिसिस किया, मुझे पता उनका असली वीकनेस ऐसे मीन्स रोटेशन नहीं था, उनका असली वीकनेस था मैकेनिक्स, राइट। मैकेनिक्स में क्या था, लॉज ऑफ मोशन है, मीन्स रोटेशन भी तो एक मैकेनिक्स का ही पार्ट है, बट मैकेनिक्स के पहले चैप्टर जैसे लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के जो लॉ है, फिर मोशन का जो इक्वेशंस है वो तो इजी है, और वर्क पावर एनर्जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मैकेनिक रोटेशन होता है, राइट। रोटेशन में आप क्या देखोगे, जो सेंटर ऑफ मास होता है, फिर उसके बाद क्या है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो इसके इंडिविजुअल टॉपिक्स है, लेकिन पर उसका एप्लीकेशन जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसमें बहुत जगह लॉज ऑफ मोशन लगता है, मीन्स न्यूटन्स लॉ कैसे आप फ्री बॉडी बनाना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। फिर टॉर्क, टॉर्क में तो सबसे ज़्यादा लगता है। फिर जो एनर्जी कंजर्वेशन आता है उसमें क्या, वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट अगर ढीले है तो उसमें नहीं होगा, राइट। तो अगर आपका रोटेशन स्ट्रांग है तो समझ जाना कि आपका मैकेनिक्स भी स्ट्रांग है, राइट। तो सबसे बढ़िया बात है आप रोटेशन को स्ट्रांग कीजिए। इसके लिए आपको मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर मैकेनिक्स पूरा स्ट्रांग है तो फिजिक्स, मैं बोल दे रहा हूँ, एक बात लिख लेना, एग्जाम के पहले आप सब कुछ पढ़ सकते हो, फिजिक्स के वेव्स पढ़ सकते हो, या फिर 12 के भी जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी इतने हेवी चैप्टर्स नहीं है, वो कभी कभी निपटा सकते हैं। पर अगर मैकेनिक्स स्ट्रांग है ना, पूरा फिजिक्स स्ट्रांग है, ये मेरा वर्ड है, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं केमिस्ट्री के तरफ। तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं जो बोलता हूँ, अगर वेटेज के हिसाब से बोलो तो जीओसी होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आप पढ़ते हो 11 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। पर उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। उसका वेटेज शायद कम होगा, मीन्स अगर आप मेंस के वेटेज देखो या फिर एडवांस का या फिर नीट का देखो तो उसका वेटेज कम है। पर उसका एप्लीकेशन, अगर उस चैप्टर को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, आपका पूरा इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगा, आपका पूरा ऑर्गेनिक भी स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। आप देखोगे कि केमिकल बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी लॉजिक या डीएनए ब्लॉक या फिर कोऑर्डिनेशन या फिर पी ब्लॉक, एस ब्लॉक तो हट गया है, अगर इसमें क्या है ना, केमिकल बॉन्डिंग के एप्लीकेशन लगते, और इसका एप्लीकेशन सिर्फ इनऑर्गेनिक में ही सीमित नहीं है। आप देखोगे कि जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में बेसिक कौन सा चीज़ सबसे बेसिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है जीओसी। जीओसी का मैक्सिमम जो आपको निकालोगे ना, जो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ है, प्लस आर माइनस आर, ऐसे ऑर्डर निकालोगे ना, उसमें तो क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग के लॉजिक ही लगते हैं।
अल्टीमेटली अगर आप एनालिसिस करके ठीक से पढ़ोगे, राइट। तो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये चैप्टर अगर स्ट्रॉन्ग हुआ ना तो पूरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो है जीओसी। जीओसी अगर स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो पूरा ऑर्गेनिक में कोई चिंता नहीं। सबको लगता है कि 12th का ऑर्गेनिक सबसे मुश्किल है, एकदम नहीं। 12th में क्या है, रिएक्शन को तो रिएक्शन ही तो है और वो एप्लीकेशन होते हैं। वो जो जीओसी बोलता है ना उसका एप्लीकेशन होते हैं। तो अगर तुम जीओसी और केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करोगे, पूरा ऑर्गेनिक भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और पूरा इनऑर्गेनिक, और इससे मैक्सिमम वेटेज आ जाते हैं तुम्हारे पास, राइट। और अगर आप वेटेज को देखोगे तो थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 के, पर वो कभी कभी हो सकता है। और मैं थर्मोडाइनमिक्स में एक स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप थर्मोडाइनमिक्स करने वाले हो ना, तो केमिस्ट्री में अगर करते हो ना तो सिर्फ उस टॉपिक को ही ध्यान से रखना जो थर्मोकेमिस्ट्री है, राइट। और एंट्रोपी के जो लास्ट वाले केसेस है वही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, उसको ही ध्यान में रखना। और आपको अगर लगता है कि जो फर्स्ट लॉ है, कार्नोट इंजन है, वो हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर, उसके कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में इसे आपको ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा। वो अगर आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना तब समझ आया जाएगा, राइट। तो इसलिए फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का वो पहला पार्ट मीन्स फर्स्ट लॉ का जो पार्ट है वो केमिस्ट्री में पढ़ने के बाद समझ नहीं आएगा, वो रटना ही है केमिस्ट्री में। तो मैं बड़ी एडवाइस दूंगा कि आप अगर केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री और एंट्रोपी वाला हिस्सा पढ़ लेना, और फिर जब फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हो जाएगा तो उस टाइम एक बार रिवाइज कर लेना केमिस्ट्री का, तभी हो जाएगा, राइट। मीन्स फर्स्ट लॉ पार्ट। और इक्विलिब्रियम तो इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। इक्विलिब्रियम में एप्लीकेशन है, कभी कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम के थोड़े थोड़े एप्लीकेशन लगते हैं, बट वो एक ईजी चैप्टर ही है, राइट। तो अब मूव करते हैं मैथ्स पर, राइट। अब मैथ्स में एक अंडररेटेड चैप्टर है जो वेटेज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो वो एक अंडररेटेड है, जो है ट्रिगोनोमेट्री। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि अरे इसका तो कितना वेटेज है, 1% भी वेटेज नहीं है इसका, पॉइंट समथिंग वेटेज है इसका जेईई मेंस या फिर एडवांस में। बट ट्रिगोनोमेट्री का जो आइडेंटिटी है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होते हैं और आप जो तोड़ तोड़ के करते हो सब्सटीट्यूशन, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना जो बाद वाले चैप्टर्स थे कैलकुलस में जो 12 में आपको मिलेंगे, जो एलसीडी है, एलसीडी में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर इंटीग्रेशन के चैप्टर से जो डिफरेंशिएशन के चैप्टर है ना, उनमें आप देखोगे कि बड़े बड़े कभी कभी एक्सप्रेशन आ जाते हैं, और बहुत बड़े एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन के वजह से, राइट। मीन्स देखोगे आप कि बहुत बड़े एक्सप्रेशन एक आ गया, अगर आप इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगा दोगे तो ये एक या दो लाइन में एक छोटा रूप ले लेगा। पर अगर आप नॉर्मल वे में प्रोसीड करोगे, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता तो आप नॉर्मल वे ही प्रोसीड करोगे, तो अगर नॉर्मल वे में प्रोसीड करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत गंदा हो जाएगा। तो ये सबसे अंडररेटेड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स है जो ट्रिगोनोमेट्री है। पर ये इसका अगर आप ठीक से कर लिया ना तो पूरा कैलकुलस में बहुत जगह आपको मजबूती मिलेगी, राइट। और नेक्स्ट जो एक मिस कॉन्सेप्ट है जो इधर के टीचर्स मैक्सिमम मिस कॉन्सेप्ट देते हैं मैथ के रिगार्डिंग, कि रिलेशन फंक्शन 11 में बहुत अच्छे से करना है। एक बात मैं बोलूँ, अगर आप इसे 12 में भी आप ठीक से कर सकते हो, क्योंकि 11 में इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं दिए बुक में। तो 11 में मैं तो जनरली यही बोलूँगा कि इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये 12 में फोकस करने की चैप्टर है। क्योंकि अगर आप 12 में रिलेशन फंक्शन अच्छे से कर लोगे ना तो वो कैलकुलस का एक बहुत बड़ा मीन्स बेसिक पार्ट है, राइट, रिलेशन फंक्शन। तो ये 12 में ही करना चाहिए, क्योंकि 12 में आपके पास एक मैच्योरिटी भी आ जाएगा, जो समझने की मैच्योरिटी है। तो ऐसे जो मिसकॉन्सेप्ट टीचर्स लोग इधर करते हैं ना, मैक्सिमम हमारे स्टेट में ही होते हैं और बाहर बहुत स्टेट में भी होते हैं, जो रिलेशन फंक्शन क्लास 11 में इम्पॉर्टेंट है। तो इस मिसकॉन्सेप्ट से थोड़ा दूर रहना, राइट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर आप वेटेज के हिसाब से चलोगे ना तो सीक्वेंस सीरीज है 11 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसके एप्लीकेशन भी बहुत है। जो लिमिट्स में देखोगे आप 12 में, या फिर बहुत से इंटीग्रेशन भी सीक्वेंस सीरीज का एक हिस्सा होता है, राइट। पर ऐसे बहुत से क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जो कंटिन्यूटी में भी है। अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए तो सीक्वेंस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीक्वेंस सीरीज अच्छे से निपटाना। और सीक्वेंस सीरीज के बाद में बोलूँ तो सबसे बाइनोमियल थ्योरम इजी है, पर उसका भी वेटेज ज़्यादा है।
और अगर आपका मेन फोकस एडवांस है राइट, तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एप्लीकेशन मैट्रिक्स में बहुत होता है राइट। मीन्स जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें मैट्रिक्स में जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत एप्लीकेशन है। या फिर आपको अगर लिमिट्स में भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है एडवांस के लिए राइट। और इसके बाद इतने ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स सर्कल वगैरह जो कॉनिक सेक्शन है वो उसमें वेटेज अच्छा है, बट मैं बोलता हूँ वो कभी वो तो इजी टॉपिक है ना, तो वो कभी भी निपटाया जा सकता है राइट। तो इन सारे टॉपिक को, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के इन टॉपिक को अगर आपने क्लास 11 में कर लिया, और जो लोग अभी 12 में हैं और मुझे सुन रहे हैं, मैं जिसके 11 में बैकलॉग है, अगर तुम लोग ये टॉपिक कर लिए ना तो मैक्सिमम वेटेज आपका हो जाएगा और अच्छे रैंक भी आ जाएगा राइट। तो थैंक यू एवरीवन। और इसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, तो इसको देखने मत भूलना। उसमें मैं रोटेशन के कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कभी भी आपने शायद नहीं सुना होगा राइट। तो थैंक यू एवरीवन।